हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे आरआरबी के 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों के अंतर का आधा उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। हम मानते हैं सुशांत की तनख्वाह मान लिए क्या है, x है, और प्रशांत की तनख्वाह y है। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का अंतर यानी x माइनस वाई का जो x माइनस वाई है, सुशांत और प्रशांत की अंतर का आधा यानी इसका आधा, और उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ यानी x प्लस वाई, इसके जोड़ के कितने के बराबर है, 3/10 के। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y। अब इसको x को एक तरफ ले जाएंगे, इधर x जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, भी इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, 5y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितने y हो जाएंगे 8y। अब यहाँ पे x और y का अनुपात निकाल लेंगे, तो x अपान वाई इक्वल टू हो जाएगा 8/2। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, ये आएगा 4/1। अब यहाँ से पूछा है कि सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। सुशांत की संदर्भ में यानी सुशांत की तनख्वाह अगर 4 है तो प्रशांत की कितनी है 1, तो यहाँ से 1 4 के उसमें कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर हमारा 25%। इस तरह हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी सुशांत की तनख्वाह प्रशांत की तनख्वाह कितने प्रतिशत है, 25% है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पादन का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4785 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या क्या होगी। यानी अगर कुल उत्पादन अगर 100% है तो जिसमें से 13% क्या है, दोषपूर्ण है। ठीक, इसमें से बचेंगे कितना, 100 में से 13 जाएंगे, बचेगा 87%। यही 87% की वैल्यू प्रश्न में कितना दे रखा है, 4785। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखते हैं कितनी बार कैंसिल होता है। इसका ये कितना गुना हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं, यानी 4785 में किसका डिवाइड करना है, 87 का। यहाँ से कैंसिल करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 5 35, 8 5 40, 3 43। इसको घटा के चेक करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ 4 आ जाएगा। अब कितना लिए 5, ये कितनी टाइम्स हो जाएगा 55, यानी ये कि इसका कितना गुना है 55 गुना। अब प्रश्न में पूछा है कि दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी, यानी इसकी वैल्यू पूछा, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 55 गुना। 13 का 55 में गुणा करेंगे, 13 5 65, 13 5 65 6 कितना हो जाएगा 71, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 715। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक पेन ड्राइव को 1710 में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य बताइए। यानी अगर किसी भी वस्तु का जो वैल्यू होती है कितने परसेंट होती है, 100%। अब कह रहा दुकानदार को अगर 1710 में बेचता है, यानी अगर 1710 में बेचता है तो उसके कितने परसेंट की हानि होती है, 24%। यानी जो 1710 है ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 100 में से 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 76%, यानी ये 76% की वैल्यू है।
तो ये क्या है, इसका CP है। तो हमें CP बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना। तो इसको हम अब काटेंगे। तो जैसे इसको काट दीजिए, पहले 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। इसको 2 से काटेंगे, डायरेक्ट 19 से काट सकते हैं, 19 चौक 76 हो जाएगा, 19 9 171। यानी 4% की वैल्यू कितनी है, 4% की वैल्यू 90 है। तो हमें 1% की जैसे निकालना है, तो कितना हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 के 4, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 90/4। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 90/4। इसी तरह 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 90 हम 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको कैंसिल कर लेते, 4 1 के 4 और 25 चौकों 100। 25 का 90 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 225। यानी इसका क्रय मूल्य CP कितना हो जाएगा, 2250। इस तरह हमारा सही आंसर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को X को बेचकर 30% का लाभ कमाता है और एक अन्य वस्तु Y को बेचकर 16% की हानि उठाता है। यदि X और Y का क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो पूरे सौदे में लाभ हानि कितनी है। यानी जो क्रय मूल्य दिया है, X और Y का क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 3:4 है, और वो X को 30% के लाभ पर बेचता है। यानी जो 3 है, यानी अगर हम इसको ही क्रय मूल्य मानते हैं, तो 3 को 30% लाभ का मतलब हुआ, अगर उसका क्रय मूल्य 100% था तो 30% लाभ लिए, तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130%। 130% की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, 39/10। ये किसका है, X का सेलिंग प्राइस है। इसी तरह हम Y को 16% हानि पे बेचता है, यानी Y की वैल्यू कितनी है, 4। 16% की हानि होगी, अगर कोई वस्तु 100% CP है, तो 16% जब हानि होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा, 84%। 84% को हम भिन्न फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो ये निकलेगा सेलिंग प्राइस Y का। इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 के 4, 25 चौकों 100। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 84/25। अब इसमें कहा है कि हाँ, पूरे क्रय मूल्य इतना है, एक व्यापारी को इसमें हमें बताना है कि पूरे सौदे में उसको लाभ हुई है कि हानि। तो अगर हम टोटल CP देखें, अगर इसका CP टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेलिंग प्राइस यानी SP देखें, तो वो कितना हो जाएगा, 39/10 प्लस 84/25। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 50, 5 बार 10 का, इसमें 5 बार जाएगा, 5 का गुणा करेंगे, 9 5 45, 5 3 15 4 19, और 25 का इसमें भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 5 13, 9 6 15, 15 1 16, 1 1 2 1, 3/80। ठीक, ये आ जाएगी, यानी 363/80 उसका क्या आया है, CP। अब इसमें ये पूछा किसको लाभ हुई है कि हानि, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से 363/80 को हम 80 में इसका भाग कर देते हैं, 363 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, कितना आएगा, 3 4। यहाँ पे दशमलव लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 40, कितना आ जाएगा, 300। अब फिर एक 0 लेंगे, कितना आ जाएगा, 3। यहीं तक हम लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या हो रही है,
हानि हो रही है। अब 7 में से इसको कितनी की हानि हो रही है? अब 7 में से हानि कितनी होगी? यहाँ 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.53 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 7 9 में से 5 जाएंगे कितना आएगा? 4 6 में से 4 जाएंगे 2। यानी इतने की हानि हो रही है, किस में हो रही है? 7 में। तो इसको अब हम चेंज कर देंगे परसेंट में चेंज करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका इसमें गुणा करके यानी 247 हो जाएगा। 100 का गुणा करेंगे, इसमें अब 7 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 तरीक 21, 3 7 7 पना 35। यानी इसका आंसर लगभग 3 के आसपास होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हानि हो रही है तो हानि कौन क्या होगी? सी नंबर सही हो जाएगा आंसर। इसके ऑलमोस्ट देगा। जब फ्रैक्शन के एक डिजिट और जाएंगे तो 3.9 आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगा? यानी अगर कोई मार्क प्राइस, जैसे मार्क प्राइस कह रहा है, मार्क प्राइस के कितने 20% छूट पर बेचता है। यानी अगर मार्क प्राइस कितने प्रतिशत है? 100% है, तो इसमें 20% छूट देगा तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 80%। और ये 80% की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपये है। तो हमसे पूछा है कि वस्तु की बिक्री मूल्य क्या है, यानी वो कितने में बेचा है। नहीं, ये चिन्हित मूल्य का दिया है, यानी 100% की वैल्यू कितना दे रखा है? 1200। हमसे पूछा है कि वस्तु को कितने पे बेचा गया है, यानी हमसे पूछा है 80% की वैल्यू। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो इस तरह 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 गुणा करेंगे तो 12 8 96 कितना हो जाएगा? 960। यानी ये उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। इस तरह सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु की मुद्रित कीमत 700 रुपये है। पुस्तक विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की मूल लागत क्या होगी? यानी ये हो गया ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि मुद्रित कीमत यानी मार्क प्राइस कितनी है? 700 और उस पर 10% की छूट देता है, यानी 700 10% की छूट देता है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? यानी 90% में बेचेगा तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 630। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 630। और कह रहा है कि यदि वह 20% का लाभ अर्जित करता है, यानी लाभ अर्जित करता है तो इसका मतलब हुआ सीपी अगर 100% था तो यानी 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 630। तो हमें सीपी बताना, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कितनी बार जाएगा? ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, इसको 3 3 दूनी 6, 3 1 3, यानी 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 21। अब सीपी कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 1 4, 25 चौको 100, 25 का 21 में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा? सीपी। तो हो जाएगा 25 1 25, 25 दून 50, 50 दून 52। इस तरह सही आंसर क्या हो जाएगा? 525। बी नंबर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है 22,150 रुपये पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन बताना है। अगर देखें तो साधारण ब्याज है तो 29 पर 9 वर्ष में ब्याज की दर, ब्याज कितना हो जाएगा? कितने परसेंट होगा? यानी 9 गुणे 29 कितना हो जाएगा? 9 9 81, 9 दून 18, 18 8
26, ये इतने % ब्याज हो जाएगा। तो हमारा CP क्या होगा, मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। इसमें 100% और जुड़ जाएगा, क्या निकल आएगा, मिश्र धन। तो कितना हो जाएगा, 368%। यानी जो CP है उसका 368% क्या हो जाएगा, उसका मिश्र धन हो जाएगा। अब 22,150 का हम कितने प्रतिशत निकालेंगे, 368%। तो ये हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, इसको 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 2 से इधर कैंसिल करेंगे, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 8 हो जाए 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। इस तरह कितना आंसर आ जाएगा, 443 में कितने गुणा हो जाएगा, 184। अब हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, क्या बोला, के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 18 चौक 72। लगता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कुछ मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 9 में 81, तो यहाँ 81 की 1 होगा, यानी 261 होगा। चलो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। चलिए हम दोबारा इसको देख लेते हैं। यानी 29% 9 वर्ष पे कितना ब्याज हो जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। यानी 9 गुणे 29, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 261%। तो इस तरह टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, देखो अगर मूलधन 100% है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 361%। अब हम मूलधन का 361% निकालेंगे तो मिश्र धन निकल आएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 22,150 का कितना, 361%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको 5 से करेंगे 5 चौक 20, 2 बढ़ा 5 चौक 20, 1 बढ़ेगा 5 तिहाई 15। इस तरह हम 443 का गुणा किस में करना है, 316 में। जब 443 का गुणा 316 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,913,9988। अब बटे में कितना रहेगा, 2। जब इसमें हम 2 का भाग करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 316 नहीं 361 होगा। तो इस तरह अब हम 361 में कितने गुणा करना है, 361 में गुणा, 443 में 361 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 159,923 बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें हम 2 का भाग करेंगे तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 79,961.5। तो 79,961.5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। इस तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इतने रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 वर्ष के लिए जमा किया गया है। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी 25 कितना दिया है, इस राशि पे 4% और 5% और 6% 3 वर्षों के लिए संयोजित अंत में राशि पूछा। यानी 25
राशि का कितना प्रतिशत हो जाएगा, यानी 25, 250,000 पे पहले कितने 4% ब्याज है, फिर 5, फिर 6, तो 4% का मतलब हुआ टोटल कितना हो जाएगा 104। इसी तरह 5% का कितना हो जाएगा 105। इसी तरह 6 का मतलब हो जाएगा 106। अब कितना हो जाएगा, पहले एक बार इसका 100 हो जाएगा, फिर इसका 100 और इसका 100। इस तरह हम कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से 100 को करेंगे, 25 के 25, 25 चौको 100। अब यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 52। 2 से इसको और कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 26 दूना 52। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, यानी पहले 26 में 105 का गुणा करेंगे, 26 में 105 का गुणा करो, कितना हो जाएगा टोटल 26 में 105 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2730। अब 2730 में किससे गुणा करना है, 106 का। जब 106 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2730 में किससे गुणा करना है 106 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 289 380, यानी कितना हो जाएगा 289,380। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8200 रुपये को 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा करने पे प्राप्त होने वाली कुल राशि बताइए। तो पहले हम ब्याज देखते हैं। ब्याज अगर एक वर्ष पहले वर्ष कितने प्रतिशत है 12%, तो कितने वर्ष का पूछा है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बर चौक 48%। तो इस तरह कुल राशि पूछा, यानी मिश्र धन पूछा, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा इसमें 100% और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 148%। यानी इसमें 100%, यानी सीपी की वैल्यू कितना दे रखा है 8200। इस तरह से यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 रुपये। तो 148% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे 82 से गुणा कर देंगे। 82 का गुणा करेंगे 148 में किससे गुणा करना है 82 से, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 1 के 2। इसी तरह 8 का गुणा करेंगे, 8 टाई 64 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 6 38, और 8 1 के 8, 8 3 11। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 4 13 के 3, 8 2 10, 10 1 11, 1 1 2, कितना हो जाएगा 12,136 रुपये। इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा 10 नंबर। यहाँ से देखते हैं, करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ऋषिका और आकाश ने एक साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपये निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए, तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया। निवेश से संबंधित प्रश्न में जो अनुपात लाभ का होता है वही उनके जो राशि लगाते हैं टाइम और राशि के गुणे का भी अनुपात होता है। यानी उनके लाभ का अनुपात कितना है 225 अनुपात क्या हो जाएगा 288। अब यहाँ से इसको अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, यानी अभी यहाँ पे रिस्का की लाभ इतना है तो ये इतने प्रतिशत हो जाएगा, तो इतने की वैल्यू उसमें कितने दे रखा है 1875। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 9 225, इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175,
कितना बढ़ेगा 12, ये हो जाएगा 125, तो 25 पंचे 125, यानी 9% की वैल्यू कितनी है 9 की वैल्यू अगर 75 है तो इसकी वैल्यू बताना है, यानी 288 में किसका गुणा हो जाएगा 75/9 का, तो ये किसका निकल आएगा, आकाश कितनी राशि व्यय किया है वो निकल आएगा। तो यहाँ से अब देखते हैं, कैंसिल करते हैं, 3 से करेंगे 3 त्रिका, डायरेक्ट 9 से करते हैं तो 9 1 के 9, इसको 9 से काटेंगे 9 दून 18, कितना बढ़ा 4, 9 से नहीं कैंसिल होगा, इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 के 9, ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 1 बढ़ा 9 दून 18, यानी ये कितना राशि व्यय करेगा 32 में किससे गुणा हो जाएगा 75 का, गुणा करते हैं 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14, 5 3 15, 14 दूनी 28, 1 29, 31 हो जाएगा, हासिल कितने आएंगे 3, 7 त्रिक 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24, तो आकाश ने कितनी राशि व्यय किया है 2400। इस तरह इस 11 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा अजीत ने 28,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, उसके बाद भरत 48,000 रुपये के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया, यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप में विभाजित किया गया तो भरत उससे कितने महीने बाद शामिल हुआ। अभी हम बताएं कि जो इनके व्यय का अनुपात होगा वही इनके लाभ का भी अनुपात होता है, यानी अजीत 28,000 रुपये यानी शुरू करता है, यानी कितने महीने व्यय किया, कितने महीने तक रहेगा 12 महीने तक, लेकिन अब अजीत कौन जुड़ा बाद में, उसके बाद एक व्यवसाय किया जिसके बाद भारत, अब भारत आता है, भारत कितने महीने बाद आता है ये हमें नहीं पता, मान लिए कितने महीने बाद आता है x महीने बाद, अब कितनी राशि व्यय करता है 48,000, और जो इनके लाभ का अनुपात वो क्या है सेम है, यानी 1:1 है, तो यानी इसको 1:1 में होना चाहिए, तो इस तरह x की वैल्यू निकालेंगे, 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको कैंसिल करेंगे बर चौक 48, 4 चिक्के 4 इसको कैंसिल करेंगे 7 चौक 28, यानी जो x की वैल्यू है कितने वर्ष है 7 वर्ष, यानी ये कितने, इसको इक्वल करने के लिए इसका मतलब x को क्या होना चाहिए 7, तो इस तरह x की वैल्यू कितने आ जाएगी 7 वर्ष, यानी जो भारत जो शामिल हुआ कितने महीने राशि व्यय किया 7 वर्ष। अभी क्वेश्चन में पूछा है भारत कितने महीने बाद शामिल हुआ, यानी कितने महीने बाद शामिल हुए, तो यानी 12 में से अगर 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद जो है भारत उसमें शामिल हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे यदि a/b c/d e/f बराबर 2/3 है तो 2a² - 3c² + 4e² 2b² - 3d² + 4f² का मान बताओ। तो इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए क्या करते हैं, जो अपान में जो है जिसकी जो ऊपर जो रहता है उसकी ऊपर वैल्यू होती है, जो नीचे रहती है नीचे वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखते हैं, यानी हमें जो वैल्यू निकालना है 2a² - 3c² + 4e² अपान में कितना है 2b² - 3d² + 4f²। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 2, यहाँ पे a की वैल्यू हम कितना रखेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसी तरह 3 c² c की वैल्यू कितनी, ऊपर c है तो c की वैल्यू कितना दे रखा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 + 4e², यहाँ पे e का मान भी कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब अपान में 2b², b की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 - 3d², d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9
प्लस 4f², एफ की भी वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12 प्लस 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16। इसको गुणा करेंगे 9 दून 18 माइनस 9 त्रिक 27 प्लस 9 चौको 36। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 16 8 24 हो जाएगा, 24 में से 12 जाएंगे कितना आएगा 12। यहाँ से 36 में से 27 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9, 9 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। अब इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12 3 9 27, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 4:9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 4:9 कितना हो जाएगा 9, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 2p = 3q = 5r है तो p + q + r बराबर 6200 है, तो p और r के बीच अंतर बताना है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है 2p = 3q = 5r। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले p q r का हम क्या निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं इनका जो भी कोफिशिएंट हो, जो भी इनके आगे संख्या हो, उन सभी का हम एलसीएम लेते हैं। जैसे 5 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 30। अब 30 आ जाएगा तो अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको नीचे लिखेंगे। इस 2 का 30 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। इसी तरह क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 3 का 30 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। इसी तरह 5 का 30 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो ये इनका रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में कहा p + q + r का मान कितना है 6200। इन तीनों को अगर रेशियो को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 15 10 25 6 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 6200। ये इसका कितना गुना है यानी ये 200 गुना है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि P और R के बीच अंतर बताओ। तो P और R के बीच रेशियो में कितना अंतर है, अगर हम रेशियो में देखें अंतर तो कितने का अंतर हो जाएगा 15 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 9, यानी 9 यूनिट का अंतर है। एक यूनिट का मान कितना है 200, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 200। तो इस तरह कितना हो जाएगा 9 दून 1800। तो इस तरह इस विकल्प का सही आंसर क्या हो जाएगा 1800। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा डी नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है किसी अनुपात में 830 प्रति केजी के गेहूं को 980 प्रति केजी के गेहूं के साथ मिलाया जाए, किस अनुपात में, अनुपात पूछा है कि वह मिश्रण किस कीमत में हो जाए 9 प्रति केजी हो जाए। ये क्वेश्चन हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं। जिसे गेहूं का अनुपात क्या दिया है, गेहूं दिया है 8 कितना दे रखा है 8.30 और क्या दिया है, दो प्रकार के गेहूं है, एक का मूल कितना 8.30 प्रति केजी और दूसरे का मूल कितना है 9.80 प्रति केजी। कह रहा है इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण कितने में हो जाए 9 केजी। तो इसको यहाँ पे ये कितना बता रहा है 9, तो हम इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे तो हमें अनुपात पता चल जाता है कि किस अनुपात में मिलाया गया है। जब 9 से 8.30 घटाएंगे तो कितना जाएगा 0.70। इसी तरह 9 से इसको घटाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा 0.80। यहाँ से ये दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो इस तरह 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह इसका अनुपात कितना आ जाएगा 8:7, यानी उसको किस अनुपात में मिलाया जाएगा 8:7। इस तरह हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो वाटर, इसमें दिया क्या है मिल्क और वाटर का पहले हम अनुपात निकालते हैं। तो मिल्क और वाटर, शुरू में दूध कितना था
50 लीटर। फिर 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी में बदल दिया जाता है, यानी इसमें से 10 लीटर निकाल लेंगे, दूध कितना बचेगा 40, और इसमें फिर हम पुनः 10 लीटर पानी डाल दिए, तो जो इसकी क्वांटिटी होगी क्या रहेगी, सेम, यानी 50 पहले था, 50 अब भी है। अब इसके बाद कह रहा पुनः 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी में प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। यानी अब यहाँ पे ये मिश्रण कितना हो जाएगा, 4:1:5, यानी 5 यूनिट है, इसमें कितने 10 लीटर, 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, तो इसमें से पानी कितना निकलेगा, तो देखिए 5 यूनिट की अगर वैल्यू 10 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/4, कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5, यानी इसमें 2.5। अभी जब हम 10 लीटर निकालेंगे तो उसमें से पानी कितना बचेगा, मिल्क कितना बचेगा 2.5। अब जब ये 2.5 बचेगा तो यहाँ से जितना निकाले हैं, जो ये जो निकला है वो किस में ऐड हो जाएगा, वाटर में, क्योंकि हम वाटर से भी प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। अब 2.5 5 हो गई, यूनिट तो सेम होनी चाहिए। अब इसी तरह कह रहा है कि यह एक प्रक्रिया फिर एक बार दोहराई जाती है। फिर दोहराने का मतलब हुआ, जब हम पुनः वही प्रक्रिया दोहराएंगे तो ये टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट से पुनः हम 10 लीटर जब निकालेंगे तो अब हम पहले मिल्क देखते हैं, मिल्क कितना कम हुआ, तो क्योंकि हमसे मिल्क की अंतिम में दूध की ही मात्रा पूछा है, तो यानी ये 5 यूनिट है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10/5, और यहाँ पे कितना है 2.5, तो 2.5 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ चाहें तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, डेसिमल हटा के, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 बार होगा, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अभी इसको हम रेशियो में नहीं रखेंगे, एक बार इसको हम देखते हैं दोबारा। जैसे यहाँ पे कितना रहेगा, ये 40 रहेगा, ये 10 रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण को निकाल करके पानी से विस्थापित किया जाता है, तो जब इसमें से हम 10 लीटर निकालेंगे तो टोटल कितना 10 लीटर निकालेंगे, तो जो 10 लीटर होगा इसमें हमें मिल्क की मात्रा देखना कितना कम होगी, जितनी मिल्क की मात्रा कम होगी उतना पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो देखें किस अनुपात में होगा, 4:1। तो 10 लीटर में देखते हैं टोटली कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा 5, और कितनी यूनिट निकलेगी 4, तो इसको कैंसिल करेंगे, 5×1 5, 5 दूनी 10, यानी जो दूध है, दूध कितनी मात्रा निकलेगा 8 लीटर निकलेगा, 8 लीटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी बचेगी 32 लीटर। जो 8 दूध निकलेगा वो किससे विस्थापित कर रहे हैं, पानी से, तो यहाँ पे पानी में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18। अब कह रहा है यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। जब हम एक बार पुनः दोहराएंगे तो अब क्या होगा, इसको देखते हैं। यहाँ से अभी हम फिर एक बार रेशियो देख लेते हैं, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 32:18 का रेशियो हो जाएगा, 16 दून 32 और 9 दून 18, कितना हो जाएगा 16:9। जब 10 लीटर पानी निकालेंगे तो 10 लीटर में देखते हैं कि दूध की मात्रा कितने निकलेगी, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितना 10, तो हो जाएगी 10/25। अब किस अनुपात में निकल रहा, अब कितना निकल रहा है 16 अनुपात, तो यहाँ पे हम 16 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, देखते हैं कि दूध कितना निकलता है, इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5×5 25, कितना हो जाएगा 16 दून 32/5। तो यहाँ पे इसको भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 6×5 30, 2 बढ़ा दशमलव लेंगे 20 हो जाएगा, 4×5 20, यानी जो फाइनली जो दूध कितना निकलेगा 4.6 लीटर। तो इसमें 32 में से 4.6 लीटर अगर हम घटाएंगे 6.4 लीटर, कितना आ जाएगा 31 में से 6 जाएंगे, कितना जाएगा 25। यहाँ पे जो हमारा दूध बचेगा कितना बचेगा फाइनल में 25.6 लीटर, और इसमें 6 ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18×6 24.4 लीटर, ये इतना मिल्क होगा और इतना लास्ट में कितना होगा दूध होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 25.6 लीटर, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
डी। इस तरह अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। इसको देखते हैं। कह रहा एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 केजी है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 केजी है तो अगले 24 छात्रों का औसत वजन 54 केजी है, तो अंतिम छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो जैसे कोई 50 लड़के हैं जिनमें सभी का औसत कितना है? 52 केजी। तो अगर हम इनका वजन कुल देखें, वजन कितना हो जाएगा? 50 गुणे 52, तो कितना निकल आएगा? हो जाएगा 52, दो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2 5 दूनी 10 की जीरो, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 25 से 26, यानी 2600 केजी सभी लड़कों का कुल वजन हो जाएगा। कह रहा यदि पहले 25 छात्रों का वजन, पहले 25 छात्रों का वजन कितना दिया है? यानी हम पहले 25 छात्रों का वजन दे रखा है, ठीक। कितना हो जाएगा? तो हम कुल वजन निकालेंगे तो 25 गुणे कितना हो जाएगा? 50। ये कितना निकलेगा? 25 पंचे 125, 1250 केजी। और कह रहा अंतिम 24 छात्रों का वजन कितना है? 54 केजी। तो उनका योग निकालेंगे 24 छात्रों का, उनके वजनों का योग कितना हो जाएगा? यानी 24 गुणे 54। इसको गुणा कर लेते हैं। 24 में किससे गुणा करना है? 54 से। 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 20 8 28, 28 से 29, 5 दूनी 10, 10 2 12, कितना आ जाएगा? 1296 केजी। अब इसमें ये कहा है कि जो यहाँ पे ये कितने छात्र हो जाएंगे? 49 छात्र, ठीक। हमसे पूछा है कि अंतिम छात्र का वजन बताओ। अगर 49 छात्रों को, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 9 6 15 की 5, 2 2 4 1 5, 1 1 2, यानी 49 छात्रों का वजन कितना हो जाएगा? 2556। तो अंतिम छात्र का वजन पूछा, यानी 50, जो 50वां छात्र है उसका वजन पूछा है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 2600 में से कितना घटा देंगे? 2556। तो हमें जो लास्ट वाला छात्र है उसका वजन निकल आएगा। तो यहाँ 10 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 5 जाएंगे 4, तो अंतिम वाले छात्र का वजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब जोड़ेंगे 9 5 14, 14 कितना रहेगा? 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 4। तो यहाँ से 9 में से 4 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह अंतिम जो 50वां छात्र है उसका वजन कितना आ जाएगा? 54 केजी। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कह रहा है 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए और पुरुष उनके साथ जुड़ गए हैं। सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 30 पुरुषों की औसत आयु कितना दे रखा है, तो हम 30 पुरुषों का कुल योग देखेंगे। आयु का योग कितना हो जाएगा? 30 25 गुणे 30, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25 3 75, 750 केजी। 30 वर्ष के 5 और जुड़े, उनका योग कितना हो जाएगा? जो 5 नए आए हैं, 30 गुणे क्या हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 5 3 15, 150। इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 की 0, 7 1 8, 8 1 9, कितना आया? 900 केजी। सभी के इन दो कितने, अब टोटल कितने पुरुष हो जाएंगे? 35, यानी 35 पुरुषों का योग कितना आया? 900। अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने की क्या करेंगे? 900 में किससे भाग कर देंगे? 35 से। इसको भाग करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 18 पंचे 90, 5 7 35। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। इसको भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 7 पना 35, 5 बढ़ा यानी 25 सही 5/7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 सही 5/7 ईयर। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 102 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 153 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वो कितने दिनों में पूरा करते हैं। यानी ए कितने दिनों में पूरा करता है, 102 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 153 दिनों में। इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 18। अब इसको हम गुणा करते हैं, बाद में कर लेंगे। तो 17 का 102 का इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, इसका इसमें भाग करेंगे, 17 छंगा 102 6 3 18, यानी इस कितनी यूनिट हो जाएगा, 3। इसी तरह 153 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कह रहा है दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा। यानी अगर दोनों एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 2 5 यूनिट। ठीक, तो अब टोटल कार्य कितना है, इतना है। तो एक दिन का इतना कार्य है तो कितने दिनों में इतनी यूनिट कार्य पूरा करेंगे, तो इसमें हम 5 का भाग कर देंगे। अब 5 का भाग करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। 17 छंगा 102, 17 अट्ठे 136, 6 हासिल आए 13, 17 1 के 17, इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, 1 1 2 1 3, कितना आ जाएगा, 306। 5 का भाग करेंगे, 5 छक्का 30, 5 इक्के 5, 2 बढ़ेगा दशमलव, 5 दूनी 10, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 61.2 दिनों में। इस तरह इस 19 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए कार्य को 12 दिनों में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इफिशियंसी दिया है, वर्क इफिशियंसी कितना दिया है, इफिशियंसी का मान दिया है 3:4। कह रहा है एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। यानी अगर वो 3 इफिशियंसी से करता है कार्य तो 12 दिनों में करता है। यानी 3 इफिशियंसी का मान कितना है, 12। तो एक इफिशियंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12। अब कह रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा। अगर हम इसको कार्य देखें तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं वर्क कितना है। तो टोटल वर्क अगर निकालेंगे, यानी ए 3 इफिशियंसी से 12 दिनों में करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 गुणे 3। और 4 अगर बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर तीन इफिशियंसी से 12 दिनों में करता है तो चार इफिशियंसी कितने दिनों में करेगा। तो इसमें हम 4 का भाग कर देंगे तो हमें एक किसकी वैल्यू निकल आएगी, बी की वैल्यू। तो 4 से भाग करेंगे, 4 1 के 4, 4 3 12। तो बी इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 9 दिन में। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 840 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 1050 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो ए कितनी घंटों में भर सकता है, 840 मिनट में। बी इसको खाली कितने मिनट में करता है, 1050 मिनट में। इसको हम प्लस से व्यक्त करते हैं, ये खाली कर रहा है तो इसको हम माइनस से। पहले इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे पिछले छूट गया था तो ये इस तरह हुआ। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4200। ये भरता है, ये खाली करता है, तो इसमें से एक घंटे में कितनी यूनिट कार्य होगा, 1 यूनिट। इस तरह 4200 यूनिट कार्य करने के 4200 टोटल वर्क कार्य करने के लिए 1 यूनिट से कार्य करेंगे, कितने मिनट लगेंगे, 4200 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे, कितने घंटे हो जाएंगे, 70 घंटे। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगे।
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कोई एक दौड़ है, ये क्या है, एक दौड़ है। यहाँ पे कौन है, रीमा यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है, यानी रीमा अगर यहाँ से दौड़ती है तो रेखा कहाँ से दौड़ेगी, इस बिंदु से। यहाँ से रेखा दौड़ना शुरू करती है, ठीक। तो यहाँ से ये दूरी कितनी है, 50 मीटर। मान लेते हैं कि इस बिंदु पर क्या मिलते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी मान लेते हैं y, ये क्या है, y। अब क्वेश्चन में कहा है कि रीमा रेखा से 4/5 गुना अधिक दौड़ती है। अगर रीमा 5x की स्पीड से दौड़ती है तो रेखा किस स्पीड से दौड़ती है, 4x से। तो देखो रेखा द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, रीमा यहाँ से दौड़ती है तो रेखा यहाँ से दौड़ती है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, y - 50। दोनों सेम समय ले रहे हैं, यानी y दूरी रेखा किस स्पीड से दौड़ रही है, 5x से। तो उतने ही जितना इसको समय लगेगा उतने समय में रेखा कितनी दूरी दौड़ रही है, y - 50 दूरी किस स्पीड से दौड़ रही है, 4x से। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 4 का y में गुणा हो जाएगा तो कितने y हो जाएंगे, 4y। 5 का इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5y - 5 × 25 यानी 250। अब 50 250 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4y इधर आ जाएगा, 5y से 4y जाएंगे, कितने y बचेंगे, 1। तो कह रहा है कि कितनी दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा मिलते हैं। तो इस बिंदु पे मिल रहे हैं तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y। तो यही दूरी हमसे पूछा है कि वो दूरी कितनी होगी जहाँ पे वो मिलते हैं। तो कितनी दूरी पे मिलते हैं, 250 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 65 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाता है तो वह 100 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। जब वह 65 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कह रहा है 61 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय, यानी पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 61 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर बाद में कितनी हो गई, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड है, पहले हम स्पीड का रेशियो ले लेते हैं। तो जब ये स्पीड को बढ़ाता है, कितने यूनिट बढ़ाता है, 4 यूनिट। तो कह रहा है 100 km अधिक यात्रा करता है, यानी अगर वो 4 यूनिट स्पीड बढ़ाता है तो कितने अधिक दूरी तय करता है, 100 km। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 25 km। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 km। तो पूछा है कि वह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो यानी 65, यानी हमें किसकी वैल्यू पूछा है, 65 यूनिट। तो हम 65 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 25 से। अब 25 का गुणा करेंगे तो 25 × 6 = 150, 25 पहले 5 में गुणा करेंगे, 25 × 5 = 125 की 5 कैरी आया 12, 25 × 6 = 150, 150 में हम कितना जोड़ देंगे, 12, कितना हो जाएगा, 261। यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 1625 km। यानी वो अगर 65 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 1625 किलोमीटर। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, हल करते हैं। पहले देखते हैं, कह रहा कि कुत्ते की 4 छलांग, यानी अगर कुत्ता 4 छलांग जो कुत्ते की डी से हम व्यक्त करते हैं, यानी इसकी 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग से बराबर है, यानी 5, यानी खरगोश यानी रैबिट की 5 छलांग से बराबर है। पहले इनका स्पीड का रेशियो देखते कितना हो जाएगा, पहले इनका रेशियो देखते हैं, यानी डी, अगर हम D/R यहाँ से निकालें तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5/4। यानी अगर कुत्ता 5 यूनिट चलता है तो रैबिट कितनी यूनिट चलता है, 4 यूनिट। अब यहाँ पे कह रहा है एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग, यानी अगर खरगोश 6 छलांग लगाता है तो कुत्ता कितनी छलांग लगाता है,
5 छलांग। तो यहाँ से इसको हम गुणा करके देखते हैं, यानी 5 × 5 = 25। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो अब यहाँ पे इसको हम रेशियो में, अगर इसको रेशियो में बदल देते हैं कितना हो जाएगा। किसका अनुपात पूछा, कह रहे कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताइए, यानी कुत्ते और खरगोश की हमें गति का अनुपात बताना है। यहाँ पे जो ये रेशियो निकला है ये उनकी किसकी निकला, डिस्टेंस का रेशियो निकला। किसका निकला है, डिस्टेंस का रेशियो। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। यहाँ पे टाइम दोनों का क्या है, सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है। तो इस तरह उनके स्पीड का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 25:25:24। इस तरह सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा 1000 km की दूरी तय करने में विनय और कैरों के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 15:16 है। यदि उनकी गतियों का अनुपात, कह रहा है उनकी गतियों का अनुपात पूछा है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं। देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। अगर डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी अगर हम डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या है, 1 है, जब डिस्टेंस दोनों में क्या है, इक्वल है, तो जो टाइम का रेशियो और टाइम और स्पीड का रेशियो होगा वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, यहाँ पे हम स्पीड, यहाँ पे कितना, अगर हम टाइम को लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/s इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। इन्हें जो टाइम का रेशियो होगा वो इसके इन्वर्स में किसका रेशियो होगा, स्पीड का। यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, 15:16। तो इस तरह स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्स हो जाएगा, यानी 16 कितना हो जाएगा, 15। इस तरह सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16:15, यानी विकल्प नंबर ए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगला सेशन शुरू होगा हमारा यही शाम को 7 बजे।